कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो बेसिकली नीट और जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन KUPY या कोई एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो बहुत सिंपल है, छोटा टॉपिक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस था, उसी तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में क्या था कि दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे थे, तो एक कंपाउंड का मास फिक्स रख लें, दूसरे कंपाउंड का मास वेरी कर रहे हैं, तो मास जिस कंपाउंड का मास वेरी कर रहे हैं वो एक फिक्स होल नंबर रेशियो में आता है। ये था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई तीन एलिमेंट ले लो आप, जैसे कि हम तीन एलिमेंट CO और H ले लेते हैं। CO और H, ये जो कंपाउंड बनाएंगे, जैसे C और O का जो कंपाउंड बनेगा CO2 बन जाएगा, ठीक है। C और H का जो कंपाउंड बनेगा, एक C और O का जो कंपाउंड बनेगा CO2 मान लिया बन गया, इसका CH4 बन गया और इसका मान लिया H2O बन गया। ये तीन अपने कंपाउंड बना दिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझाते हैं, जैसे CHO, C और H का जो कंपाउंड बना उसको यहाँ लिख दिया CH4, यहाँ लिख दिया CO2 और यहाँ लिख दिया H2, ठीक। अब जैसे C और H का मास रेशियो क्या जुड़ा हुआ है, अब इसमें एक कार्बन है तो कितना हो जाएगा आपका, एक कार्बन होगा तो ये आपका 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन की बात करें 12 ग्राम। हाइड्रोजन की बात करें, इसके अंदर कितना हाइड्रोजन है 4। इसके अंदर बात करें, ये जो आपका है कार्बन रेशियो, ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन लगा हुआ है इसमें 14 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है तो वो हो जाएगा 32। यहाँ से आप हाइड्रोजन का और इसका रेशियो निकालोगे तो 1:3 आएगा। यहाँ से आप कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, यहाँ से ये आपका 3 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3:8 है। ये जो एक एटम जो इन दोनों में कॉमन है उसका ये नंबर आप सेम कर लीजिए, ये 3:1 है और ये 3:8 है। इस लॉ ने बताया यदि ये 3:1 है कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 है, इसको फिक्स कर लीजिए, फिक्स अमाउंट ऑफ कॉमन एलिमेंट 3:3। तो उसने बताया जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो उनका ये रेशियो यही आएगा 1:8। तो उसने ये आप बिना चेक किए 1:8 लिख सकते हो। स्टार्टिंग में अपने पास क्या था, केमिकल फार्मूला वगैरह नहीं थे। आज अपने पास केमिकल फार्मूला है, तो ये जो लॉ है इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बचता है। पहले नहीं था तो कौन किससे जुड़ रहा है और किस तरीके से जुड़ रहा है, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके अंदर तुम देखोगे क्या होगा, तुम निकाल के देखोगे 2:16 और जो बिल्कुल सही आया है कि 1:8 है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कुछ भी नहीं है कि तीन एलिमेंट हैं और उन्होंने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाए, ठीक है। जब कार्बन का 3:1 है, यहाँ पे 3:8 है, 3:1 और 3:8, इसका इक्वल कर लो, यहाँ और यहाँ ये इक्वल कर लो, ठीक। ये आपने इक्वल किया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनेगा नहीं, उसमें मास रेशियो 1:8 आएगा। मास रेशियो क्या आएगा, 1:8 आएगा। ये था। जैसे हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने एग्जांपल ले लिया। इसके अंदर देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो मेरे पास, हाइड्रोजन हो और क्लोरीन हो। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपका HCl बनाया, इसने आपका NCl3 बनाया और ये आपने NH3 बनाया। यहाँ पे हम रेशियो देखते हैं, 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम लगा होगा तो ये आपका 35.5 लगा होगा। यहाँ नाइट्रोजन का 14 लगा होगा तो ये 3 × 35.5 इतना लगा होगा, ठीक है। उससे आप ये निकालना चाह रहे हो, ठीक। यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना 35.5 लगा, तो यहाँ भी क्लोरीन कॉमन कौन है, इन दोनों में कौन क्लोरीन है, कौन कॉमन है, क्लोरीन। तो आप 35.5 कर लीजिए, यहाँ से इसका 35.5 रेशियो ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका 14/3 आ जाएगा, 14/3। अब देखिए क्लोरीन का दोनों में क्या है, सेम है, क्लोरीन का दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो 14/3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना 1, तो इस कंपाउंड में जो रेशियो आएगा वो आपका 14/3 × 1 ही आएगा। निकाल के देखते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है भाई 14, 3 हाइड्रोजन तो कितना हो गया 3। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी तो वही आ रहा है। तो सिंपल ही बात ये है, जब कोई तीन एलिमेंट हो और इस टाइप के कंपाउंड बना रहे हो, एक एलिमेंट को आप फिक्स कर लो,
जो ये दो बचे इनका जो कंपाउंड बनेगा उसका आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है, आप देखोगे ये हर जगह वैलिड नहीं है। ये तब तक वैलिड था जब केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया था। अब इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बना रहा है, थोड़ा बॉन्डिंग का यदि आइडिया हो तो कितने एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, तुम देखोगे यहाँ पे 3 एटम लगे हुए हैं हाइड्रोजन के। एक नाइट्रोजन है तो कितना एटम है, 3 होगा। यहाँ पे तुम देखोगे एक हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो 3 क्लोरीन है, ये है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक नाइट्रोजन कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो यहाँ भी कितने से जुड़ना चाहिए, 3 से। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम से जुड़ रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 3 एटम मिलके उसे एक नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं। तो जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन देखोगे सभी के अंदर एक बॉन्ड बना रहा है। बॉन्डिंग थोड़ा समझते हो, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग के बाद समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बना रहा है, और क्लोरीन सभी में एक बॉन्ड बना रहा है। ये नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहने चाहिए। यदि आप नंबर ऑफ बॉन्ड वेरी कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये बॉन्डिंग यदि नहीं आइडिया है तो थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है, तो कोई खास बात नहीं। बॉन्डिंग में हम केमिकल बॉन्डिंग में इसको हम पढ़ते हैं। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं और वहाँ पे ये लो दिखा फेल होगा। कौन कितने बॉन्ड बनाता है आप वैसे भी याद रखो, केमिकल बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन जब -1 में होते हैं वो आपका एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको साथ साथ में आती रहेंगी केमिकल बॉन्डिंग। वैसे केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है, वहाँ उसके बाद ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें बात करूँ, आपने सल्फर ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ये है। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड बनाया H2S, यहाँ पे हमने बनाया SO2 और यहाँ पे हमने बना दिया H2। ये यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे, 2। 1 ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। तो हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड आ रहा है इसमें, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस कंपाउंड का एनालिसिस क्या, हमेशा हमेशा ऑक्सीजन 2 बनाता है और हाइड्रोजन 1 बनाता है, हमेशा के लिए ये रूल। ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन का अपने को पता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन तो हमेशा ही 2 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया, सल्फर एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड बनाए होंगे। कितने बॉन्ड बनाए होंगे, 4। यदि थोड़ा बहुत यदि तुमने 10th में लेवल में पढ़ा हो, इस टाइप का होता है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे तुम देखोगे हाइड्रोजन कितना बनाएगा, एक सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक इधर जुड़ा होगा। तो यहाँ पे सल्फर ने कितना बॉन्ड बनाया है, 2। यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे सल्फर का 4 बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन का सेम है। यहाँ भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, क्यों, यहाँ सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, रेशियो नहीं आएगा। देखते हैं ट्राई करके। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए 1:8 आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कितना आएगा, 32/32 आ जाएगा। सल्फर का 32/32 होता है। यहाँ से ऑक्सीजन का कॉमन कर लीजिए, 8 कर लीजिए, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दिया, 4:4 आ गया, 4:4 आ गया। इसका मतलब सल्फर और जो हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा उसका रेशियो कितना आ रहा है, इस तरीके से। यहाँ से तुम देखोगे 4:1 आना चाहिए, और इसका उस तरीके से जो आ रहा है लो रेसिप्रोकल से 4:1। और हम वैसे निकाल के देखते हैं तो खुद निकाल के देखोगे, यहाँ पे इसका 2 ग्राम है तो इसका 32 है, तो 1:16 आ रहा है। तो देखोगे तुम ये गलत हो गया। क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों भाई, जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड, उस कंपाउंड को उतना ही बनाना पड़ेगा हर कंपाउंड में। इसमें जितना बॉन्ड है सल्फर का, उधर भी इतना है। सल्फर का यदि यहाँ पे SO बन जाता, SO बन जाता नहीं, ये फॉर्मूला फिर आपका वैलिड हो जाता। जो बॉन्ड होंगे आपको उतने ही बराबर बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे SO होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता कंपाउंड, तो आप देखोगे 16 और 32, तो 8 और 16, तो 8 और 16 फिर एक कंपाउंड फॉलो कर जाता है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल की लिमिटेशन क्या है कि जो आपका हर एक एलिमेंट 2 कंपाउंड में जा रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एनी एलिमेंट आर सेम इन बोथ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के द्वारा किसी भी एलिमेंट के द्वारा दोनों कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड होना चाहिए। अब सल्फर 2 में गया, H2S में और SO2 में। सल्फर जितने बॉन्ड यहाँ बनाएगा उतने यहाँ बनाएगा, हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ जितने बॉन्ड यहाँ बनाएगा उतने यहाँ बनाएगा, ऑक्सीजन यहाँ बनाएगा। तो इसलिए इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसलिए फेल हो जाता है, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता।
आगे पढ़ते हैं हम कुछ एक्सेप्शनल टाइप के जो एन फैक्टर होते हैं वो हम पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल टाइप के तो नहीं है, थोड़ा उसमें अलग चीज हम सोचनी पड़ती है। एक्सेप्शनल एन फैक्टर ये क्या चीज होती है देखते हैं। जैसे KMnO4 है, KMnO4 को तुमने HCl के साथ रिएक्शन कराया और ये बना ये आपका KCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। एन फैक्टर क्या चीज होती है रेडॉक्स के अंदर? एन फैक्टर टोटल इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया है या दिया गया है उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं। ये रिएक्शन आई। अब यहां पे देखोगे तुम बड़ी दिक्कत होती है। इसमें देखिए एक अलग टाइप का केस है। तुम देखोगे +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है। क्लोरीन देखोगे -1 से -1 में है, -1 में है और 0 में। जब आपका कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक कंपाउंड में ना जाके मतलब वो रिड्यूस, कुछ पार्ट उसका रिड्यूस और कुछ पार्ट रिड्यूस ना हो, तब आपको ये एक्सेप्शनल एन फैक्टर देखना है। वैसे नहीं देखना जहां पे क्या हो जाए कुछ उसका कुछ Cl नेगेटिव -1 में रह रहे हैं, कुछ 0 में हो जा रहे हैं। ये है पहले जो सबसे पहला काम होता है, आप इस रिएक्शन को जो क्या करोगे बैलेंस करोगे। सबसे जो पहला काम है इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इसमें आपको हीट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा है इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आपको एग्जैक्ट बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, फिर आपका एन फैक्टर निकलेगा। डायरेक्ट आप एन फैक्टर नहीं बता पाओगे, ठीक। हाँ, इस ये एक जगह जा रहा है +7 से, ये आपका +2 में जा रहा है। +7 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। इसके बारे में अपने को आइडिया है, ठीक है। ये हम देखते हैं बैलेंस करके। तो इस तरीके से बैलेंस करेंगे इसमें कि हम थोड़ा हाथ लगाएंगे सिंपल अपना जो इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस का मेथड जो रिडॉक्स को बैलेंस करते हैं, और कुछ इसमें हीट एंड ट्रायल वाला पार्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस टाइप की बैलेंस। जब आपका एक पार्ट जो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा है वो 2 या 2 से ज़्यादा जगह पे चला जाए तो हम क्या करते हैं इस केस में, ठीक है। इसका एन फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसका एन फैक्टर बहुत आसानी से निकल जा रहा है कि इसने कितना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये है यहाँ पे इसका जो है -1 से 0 जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो रहा है, ये है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है देखिए, इसमें जो मेन है क्या कि भाई ये क्लोरीन, सारे क्लोरीन ऐसा नहीं कर रहे, ये क्लोरीन नहीं कर रहा, ये क्लोरीन नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ पार्ट आपका कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए इस केस में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं और इस नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। मैं बैलेंस करता हूं बाकी को, ये आपका बैलेंस किया, ठीक है। ये यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 5/2, क्या आ जाएगा 5/2 Cl। ये वाला जो क्लोरीन, सिर्फ वो क्लोरीन बैलेंस कर रहे हैं हम जो अपना, यहाँ पे हमने क्लोरीन को बैलेंस नहीं, K और Mn को क्या, वो क्लोरीन बैलेंस कर रहे हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, तो इसलिए मेरे को 5 Cl नेगेटिव ऐसे चाहिए जो Cl2 में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये वो पार्ट अपना बैलेंस हुआ है जो रिडॉक्स है। अभी इसमें बिना रिडॉक्स वाला पार्ट वो क्लोरीन बचा हुआ जो रिडॉक्स में नहीं। फ्रैक्शनल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा 2KMnO4 प्लस 10HCl फ्रॉम 2KCl प्लस 2MnCl2 विद 2H2O विद 5Cl। ये हो गया। अब यहाँ पे आपके 10 क्लोरीन ऐसे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 10 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये तो हो गया इसका रिडॉक्स पार्ट। अब हम बात करते हैं टोटल क्लोरीन की। यहाँ पे कितना क्लोरीन है बैलेंस है और कितना था 10 है। कितना क्लोरीन है 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितना है 6 और आपको ऐड करना पड़ेगा 6HCl। क्यों ऐड किया 6 क्लोरीन चाहिए थे। और ये वो है जो नॉन रिडॉक्स वाले हैं, ये रिडॉक्स नहीं है, नॉन रिडॉक्स, ठीक है। ये हो गया आपका। वाटर को बैलेंस करें, कितने हाइड्रोजन हुए टोटल 6 यहां से और 10 यहां से, टोटल 16 हुए। तो इसका क्या लगा दो 8, तो क्या हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 16 ऑफ HCl फ्रॉम 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl।
ये है। अब यहां से देखिए 16 मोल HCl लूज 16 मोल HCl लूज 10 इलेक्ट्रॉन। कितना था भाई? 10 ही दे रहे हैं। 1 मोल HCl कितना लूज करेगा? 1 मोल HCl 10/16, 10/16 इसका n फैक्टर है। एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है जो कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं, एक मोल कंपाउंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया गया, उसको बोलते हैं एन फैक्टर। तो 16 मोल HCl ने 10 ही दिए हैं, 6 HCl ऐसे हैं जो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए जो इसका एन फैक्टर होता है हम अलग से पढ़ते हैं एक्सेप्शनल एन फैक्टर के नाम से। और ये कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? जब आपका रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका रिडॉक्स कर रहा है और कुछ पार्ट उसका नॉन रिडॉक्स रह रहा है, तो आप पहले उसको रिडॉक्स के हिसाब से बैलेंस करोगे, फिर उसको नॉन रिडॉक्स के हिसाब से हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करोगे, तब आप इसका एन फैक्टर निकालोगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और इसके अंदर देखते हैं हम, ठीक। इसमें देखिए नेक्स्ट देखते हैं, Zn प्लस NO3 नेगेटिव फॉर्म Zn NO3 2 प्लस NH4 पॉजिटिव बोला गया है बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? बेसिक, ठीक है भाई, बेसिक मीडियम है। तो आप रिएक्शन को पहले तो बैलेंस कीजिए और फिर उसका एन फैक्टर निकालिए। यहाँ पे मान लिया आपसे एन फैक्टर इसका पूछिए। सबसे पहले Zn 0 में है, नाइट्रोजन निकालोगे +5 में है, यहाँ Zn +2 में है, यहाँ नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ नाइट्रोजन -3। ये नंबर आपको निकालने आते हैं। अमोनियम आयन बोलते हैं NH4 पॉजिटिव। जिस तरीके से सल्फेट फॉस्फेट करते हैं उस तरीके से अमोनियम का भी याद करते हैं। अमोनियम पे +1 होता है। 0 से कहाँ जा रहा है? +2। ये नॉन रिडॉक्स पार्ट, ये इसका रिडॉक्स पार्ट। देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी, एक रिडॉक्स है एक नॉन रिडॉक्स। नाइट्रेट 2 में कर रहा है, क्या बोलते हैं NO3 नेगेटिव को? नाइट्रेट। तो यहाँ पे तो सेम वही रूल लगेगा, कुछ इसको पार्ट बैलेंस करना पड़ेगा। किससे? कुछ पार्ट इसका बैलेंस करोगे तुम रिडॉक्स से और कुछ नॉन रिडॉक्स से। Zn का कितना होगा? कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज, और +5 से कितना गया? -3। कितने का लॉस हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। कैंसल आउट किया, 1 4 आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इतना कर लेते हैं। जो रिडॉक्स पार्ट है वो बैलेंस कर रहे हैं। 4 Zn प्लस 1 NO3 नेगेटिव। एक नाइट्रेट ऐसा है जो रिडॉक्स पार्ट फॉलो कर रहा है। 4 Zn NO3 2 प्लस 1 NH4 पॉजिटिव। ये जो नाइट्रोजन अब तक का मैंने लिखा है, कोई पूछे ये वाला नाइट्रोजन जो अब तक लिखा है वो इसमें जा रहा है, बस ये वाले नहीं लिखे, ये तो नॉन रिडॉक्स, वो तो बाद में लिखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट बैलेंस कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस कर दिया। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, इसलिए इसको बैलेंस किया ही नहीं। फिर क्या करते हैं? चार्ज बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे देखोगे -1 चार्ज है, और यहाँ पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। तो क्या किया जाए? बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव ऐड कर दिया। 2OH नेगेटिव, दोनों साइड क्या हो गया? बैलेंस इक्वल हो गया। एक मिनट, इसको बाद में करेंगे, पहले ये आयन बैलेंस करना है। यहाँ पे कितने नाइट्रेट हो गए? एक मॉलिक्यूल में, जिंक के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रेट है, और 4 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया? 8। तुम्हें यहाँ भी तो 8 लगाना पड़ेगा भाई। 8 नाइट्रेट वो हैं जो रिडॉक्स में नहीं जा रहे, जो रिडॉक्स में नहीं जा रहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बैलेंस करेंगे। ये वो है जो नॉन रिडॉक्स पार्ट है, ठीक है। इसको ऐड करके लिख देते हैं। 4 Zn प्लस 9 NO3 नेगेटिव विद 4 Zn NO3 2 विद यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 NH4 पॉजिटिव। अब इधर देखिए माइनस का 9 और इधर चार्ज देखिए, इधर -9 और इधर +1 है। क्या करूँ? 10 - 10 OH माइनस डाल दीजिए, बराबर हो गया, बराबर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। क्या तरीका होता है? ऑक्सीजन जहाँ भी बैलेंस करना आ जाए इस तरीके से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं, हाइड्रोजन काउंट कर लो, प्रोडक्ट में कितना है? 4 तो यहाँ पे है और 10 यहाँ पे, 14 है। तो यहाँ पे 7H2 लिख दो। क्या लिख दो? 7H2। बेसिक मीडियम का ये मतलब नहीं होता कि रिएक्टेंट में बेसिक चाहिए, पूरे रिएक्शन में कहीं भी OH नेगेटिव। तो इधर भी आप लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। इधर क्यों लिखा? चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से पता चला, इधर लिखा।
अब तुम ऑक्सीजन काउंट कर सकते हो, 7 यहाँ से है और 9 इंटू 3 27 यहाँ से, ठीक है। टोटल मिला के 27 इंटू 7 34 होगा। यहाँ से तुम देखोगे 24 यहाँ से आ गया और 10 यहाँ से आ गया 34। ये तो था आपका रिएक्शन बैलेंस करना। ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, वही ये कुछ पार्ट इसको जा रहा है रिडक्शन के अंदर, और जो कुछ पार्ट है वो तो रिड्यूस हो रहा है और कुछ पार्ट है वो सेम रह रहा है। अब देखिए ओवरऑल हो क्या रहा है, ये एक NO3 नेगेटिव है, ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितना कर रहा है, 8 कर रहा है, बाकी 8 तो कुछ भी नहीं कर रहे। टोटल 9 NO3 नेगेटिव ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया बताइए, टोटल 9 ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, टोटल जो 9 है उसने अपने पास इलेक्ट्रॉन लिया 8। तो 1 मोल कितना लेगा, 1 मोल, 1 मोल कितना लेगा, ठीक है 1 मोल कितना लेगा 8/9, कितना लेगा 8/9। तो एन वेक्टर कैसे निकाला 8/9, समझ में आ गया होगा। पहले रेडॉक्स बैलेंस किया, फिर नॉन रेडॉक्स किया, फिर चार्ज कंजर्वेशन किया और OH को सबसे लास्ट में किया। एन वेक्टर होता टोटल कंपाउंड ने जितना टोटल इलेक्ट्रॉन लिया वो देख लो, फिर उसमें ये देखो 1 मोल ने कितना लिया, 1 मोल कंपाउंड जितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा उसको उसका एन वेक्टर बोलते हैं। तो 9 ने मिला के 8 लिया है तो 1 का 8/9 आ जाएगा एन वेक्टर। इस तरीके से भी हम एन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ये था अपना मेथड। कुछ और प्रैक्टिस के लिए तुम क्वेश्चन कर सकते हो इस टाइप के एक्सेप्शनल जो रेडॉक्स का पार्ट है। जैसे आपका यही एक क्वेश्चन है, जैसे कि K2Cr2O7 प्लस HCl फॉर्म KCl प्लस CrCl3 प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें देखो क्रोमियम कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्रोमियम का तुम निकालोगे +7, इसका निकालोगे -1, यहाँ पे -1 क्रोमियम +3 एंड -0। अब इसका कुछ पार्ट तो क्लोरीन का ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी और एन फैक्टर निकालने में भी दिक्कत आएगी। निकालते हैं एन फैक्टर किस तरीके से निकलेगा, देखिए किस तरीके से एन फैक्टर निकलता है। भाई इसने 7 नहीं, इलेक्ट्रॉन्स 6 है। क्रोमियम का +6 से +3, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो टोटल कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन गेन। Cl -1 से 0 में जा रहा है, एक ही क्लोरीन है तो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, तो इसके आगे 1 लगा दिया, इसके आगे 6 लगा दिया, ठीक है। इसके आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस हम कर नहीं रहे हैं। इसके आगे आपका कितना लग जाएगा 3। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट बैलेंस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस हो गया। फिर क्या बैलेंस करते हैं, नॉन रिडॉक्स पार्ट। कितने क्लोरीन है इधर 2, इधर यहाँ पे तुम देखोगे 6Cl नेगेटिव यहाँ पे है और 2Cl नेगेटिव यहाँ पे है। ये वो Cl नेगेटिव है जो रिडॉक्स जिन्होंने कोई रिडॉक्स पार्ट नहीं दिखाया। तो आप क्या करोगे 8Cl और ऐड कर दो यहाँ पे, मतलब K2Cr2O7 प्लस 8 ये और 6 पहले थे, 14 HCl फॉर्म 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस H2, ये है। अब इसके अंदर देखोगे क्लोरीन देखोगे तुम 6 12 14 पूरा हो गया, सब कुछ बैलेंस है। बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं 14 है, तो इधर लगा दो 7, देखोगे तुम बैलेंस है। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लिया है ये देखो भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो यही पार्ट था। टोटल जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 14 HCl। अब 14 HCl तो हम लिख ही रहे हैं, 14 का पार्टिसिपेट थोड़ा किया तो 6 नहीं था, कितना 6 हुआ, और 1 HCl कितना करेगा यहाँ से 6/14, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। 1 मोल कंपाउंड ने कितना दिया, हम बोलने को तो ये बोलेंगे 14 HCl, अब 14 HCl पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डॉक्स। तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से आप बैलेंस करोगे, सोल्व करोगे, एन फैक्टर आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है। एन फैक्टर कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, और भी इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एन फैक्टर में कई बार। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जैसे ये है, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। FeCN 6 है, इसको कन्वर्ट कर दिया
Fe+3 में, CO2 में और NO3 नेगेटिव में। बोलेगा इसका एन फैक्टर बताइए, एन फैक्टर। ठीक है, पहले तो सबका एन फैक्टर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसका +1 आएगा, कोई डाउट नहीं है। Cn मैंने बताया था आपको, Cn नेगेटिव ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर ऑलरेडी -1 चार्ज है, इसकी वजह से कितना आएगा -3, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -3, +2 -3। ठीक है नहीं, ये आपका Cn है। C का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ये है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब जो बात रहती है कि आगे किस तरीके से किया जाए। अब K में कोई चेंज नहीं होगा, K के बारे में वो दे ही नहीं रहा। Fe का निकालोगे यहाँ से +2 आएगा, +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। C कार्बन +2 में है, यहाँ पे कितने में चला गया +4 में, +2 से किस में चला गया +4 में चला गया। ठीक है, +2 से +4 में कितने का चेंज हुआ है, +2 से 2 का कितने कार्बन है 6 है, 12 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, नाइट्रोजन -3 है, -3 से +5 कितने का चेंज है 8 का, और कितने हैं 6 हैं, एक में 8 का और 6 है तो कितने का हो गया 48, ये भी लूज हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर दिया इस कंपाउंड में, 12 + 1 + 48 दैट इज इक्वल टू 61 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 61। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कि आपको बताया था साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, याद होगा सभी को। ये साइनाइड है और ये आपका आइसोसाइनाइड है। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा देते हैं, H, ये एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आप ये देख लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से कहाँ है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका कुछ भी मत मानो। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कुछ भी मत मानो। ये है नहीं केस, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, ये एरो बताता है यहाँ से यहाँ गए, कुछ भी मत मानो। समझ गए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो तो नेगेटिव पे -2 और जिसने दिया उससे +2, ये बताता ये दे रहा ये ले रहा। यदि ये उल्टा होता बॉन्ड इधर से इधर तो हर बॉन्ड के लिए इस पे +2 इस पे -2। कोवेलेंट में एक +1 और -1 होता है, इसमें +2 और -2, लेकिन इसमें होता तब है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद होगा कि छोटे छोटे पार्ट हैं, कर लें, आसान है। तो रिविजन करोगे तो ये हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं।